हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज क्या है उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी थ्योरीज हैं उनको हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, वीडियो कहीं पे स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके जो डाउट्स है, कंफ्यूजन है इंटरनेशनल थ्योरी के रिगार्डिंग, सारे क्लियर हो जाएंगे। राइट, क्योंकि मैं वन बाय वन काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और फिर अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट, और साथ में जो बेल आइकन आइकॉन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलते हैं स्लाइड पर और देखते हैं आज का जो सेशन है। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन देखते हैं। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट। यानी आपको अपने आप में ही पुश करना है, कोई आपको पुश करने वाला नहीं आएगा। राइट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ आपका अलग गोल है तो उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद एक इनिशिएट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई थर्ड पर्सन आपको एक पुश नहीं करेगा, आपको इनिशिएट नहीं ले, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें 8 थ्योरीज दी गई हैं और उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहली थ्योरीज आती है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी। इसमें जो क्लासिकल थ्योरीज थी, कंट्री बेस्ड थ्योरीज थी। और जो अनदर थ्योरी है वो मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी, यानी जो फर्म बेस्ड थ्योरी थी। तो आज हम इस वीडियो में क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा वो मॉडर्न फर्म थ्योरी के बेस पे आएगा। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं जो क्लासिकल थ्योरी है उनके रिगार्डिंग। तो बेसिकली 4 टाइप की क्लासिकल थ्योरीज होती हैं। जो पहली होती है वो मर्केंटाइलिज्म होती है, सेकंड जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और थर्ड जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है, और जो लास्ट वन है हेक्सर ओलिन। ये 4 थ्योरी को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेसिकली थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या है इसके रिगार्डिंग। थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म जो है दिस ट्रेड थ्योरी प्रिवेल्ड ड्यूरिंग 16 टू 19 सेंचुरी। ये 16 टू 19 सेंचुरी के द्वारा टाइम दी गई थी बाय द थॉमस मून। इसे थॉमस मून ने दिया था 16 टू 19 सेंचुरी में। ये बिफोर द थ्योरी जितनी भी है वो बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की सारी थ्योरी है, और जो आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद आएंगी वो हमारी फर्म बेस्ड थ्योरी होंगी, जितनी भी थ्योरीज हैं। इस थ्योरी क्या कहती है इसको देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन इज मेजर्ड बेस्ड ऑन इट्स एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन टर्म ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। ये कहती है थ्योरी कि किसी भी कंट्री की जो वेल्थ होती है, राइट, जो उसका उसका जो अमेरिका स्टेटस है वो ओनली गोल्ड और सिल्वर के बिहाफ पे है। राइट, पहले क्या था कि बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार जितनी भी जो ब्रिटिश कंट्रीज थी, जितनी भी जो कंट्रीज थी जो एक्सपोर्ट करती थी, वो ये कहती थी कि आपको एक्सपोर्ट करना है पर रिटर्न में आपको गोल्ड और सिल्वर लेना है, क्योंकि जिस कंट्री के पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा होगा इट मीन्स वो ही बहुत वेल्थ नेशन होगा। तो सारा यही फंडा था इस थ्योरी में सारी कंट्रीज का कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और कम से कम आप इंपोर्ट करने की ट्राई करो, और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके बदले में आप ज्यादा से ज्यादा जो गोल्ड है सिल्वर है उसको आप कलेक्ट करो। द नेशन शुड एक्यूमुलेट और वेल्थ बाई इंकरेजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। ये यहाँ बताया कि जो नेशन जो होता है वो एक्यूमुलेट करता है वेल्थ को कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और कम से कम आप इंपोर्ट करो। द थ्योरीज ऑफ मर्केंटाइलिज्म एम एट क्रिएटिंग ट्रेड सर्विलेंस एंड इट्स टर्न एक्यूमुलेट नेशन वेल्थ। इस जो थ्योरी का मोटिव था, जो इसका एम था कि आपको मैक्सिमम क्रिएट करना है ट्रेड सर्विलेंस। ट्रेड सर्विलेंस की आपका जो हमेशा इंपोर्ट से आपका मोर देन एक्सपोर्ट होना चाहिए। इस कंडीशन में आपका ट्रेड सर्विलेंस हो रहा है, यानी आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो कंपेयर टू इंपोर्ट। इन टर्म एक्यूमुलेट नेशनल वेल्थ, यही आपकी जो कंट्री की नेशन की वेल्थ है उसको ही एक्यूमुलेट करेगा। तो सिंपल कहने का मतलब यह था कि जो आप मैक्सिमम आप इसमें एक्सपोर्ट करो और कम से कम इंपोर्ट करो, और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट, तो वहां पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर को कलेक्ट करो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जो पहले जो कॉलोनियल पीरियड था, जब इंडिया भी एक कॉलोनी थी, राइट, ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश वाले क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे आके, राइट, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करने पे वो जो इंडिया का वेल्थ था, जो सिल्वर था, गोल्ड था,
वो वहां कलेक्ट करते थे। तो उनका मोटो यही था कि जितना भी सोना है, जितना भी सिल्वर है, उसको एक्सपोर्ट के बदले में लो, तो उससे ही हमारी जो कंट्री है ब्रिटेन बहुत ही वेल्थ मैक्सिमाइज कंट्री होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म क्या कहती है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। आप देख सकते हो कि मर्केंटिलिज्म में डायग्राम दिया गया है, मर्केंटिलिज्म थ्योरी ऑफ ट्रेड। ओनली यहाँ पे यही मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को एक्वायर करूँ। सेकेंड थ्योरी जो आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, उन्होंने उसको देखा, जो डेविड मून से बोला जो कि आपकी जो थ्योरी इतनी सफल नहीं है, तो उन्होंने जो एडम स्मिथ है, ओरिजिन इन एडम स्मिथ इन एक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। जो एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को दिया अपनी बुक में, जो उन्होंने ये बुक लिखी थी 1776 में। इसमें उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आप जो कंट्री मैक्सिमम वेल्थ एक्वायर करेगी इन टर्म ऑफ गोल्ड सिल्वर, तो वो ही एक डेवलप्ड कंट्री है। उन्होंने उसको अपोज किया। तो एडम स्मिथ ने इस थ्योरी में बताया कि व्हेन अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ यूनिट्स ऑफ गुड्स विद लेस कॉस्ट देन अदर कंट्री। इन्होंने ये बताया कि एक कंट्री जो है, कंपेयर करो कि आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपकी कॉस्टिंग कम आ रही है, उसको ही आप एक्सपोर्ट करो, और जिसमें आपकी ज्यादा आ रही है उसको आप इंपोर्ट करो, राइट। क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होना चाहिए, इन्होंने पोज किया। इसमें देख सकते हो देयर इज इंटरनेशनल बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड, everyone better off without making anyone worse off, right. His theory states that a nation wealth should be judged by how much gold and silver it has rather by the living standard of people। इन्होंने ये बताया कि जो कंट्री है उसका जो नेशन वेल्थ है, वो ऐसे जज नहीं करिए जिसके पास सोना ज्यादा है, गोल्ड सिल्वर ज्यादा है, तो उसकी जो नेशनल वेल्थ को जज नहीं करेंगे। आपको नेशनल के जो नेशन की वेल्थ को जज करना है, तो वहां के जो पीपल है उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखिए, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, उसके बिहाफ पे उस नेशन की वेल्थ को आप जज करिए। इन्होंने उसको अपोज किया था। इन्होंने बोला कि जो चीज में आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, आपकी कॉस्टिंग कम आ रही है, राइट, कंपेयर टू अनदर कंट्री, तो उस कंट्री को आप एक्सपोर्ट करिए, राइट, और ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है उसको आप इंपोर्ट करिए, ताकि जो आपका इंपोर्ट भी होता रहेगा और आपका एक्सपोर्ट भी होता रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल के तो समझते हैं, जैसे फ्रांस में, सॉरी यहाँ पे इंडिया आना चाहिए, हैज बीन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द वाइन। अब दो हमने आप एग्जांपल लिए हैं, उसको हम देखते हैं कि इंडिया है यहाँ पे, चाइना है, और पेंसिल और नोटबुक का लिया। कि इंडिया जो है वो पेंसिल की एक यूनिट बनाने में उसको 10 रुपीज खर्च होते हैं, और चाइना को एक यूनिट बनाने में 20 रुपीज लगते हैं। और इंडिया अगर नोटबुक बनाती है उसकी एक यूनिट, तो उसको 20 रुपीज लगते हैं, चाइना को यहाँ पर 10 रुपीज लगते हैं। तो आप खुद बताइए दोस्तों कि इसमें किस कंट्री के पास कौन सी कमोडिटी में, राइट, उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, किसमें किसको बेनिफिट हो रहा है। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो बेनिफिट हो रहा है, अगर इंडिया जो है वो पेंसिल बनाता है, राइट, तो उसको बेनिफिट होता है कंपेयर टू नोटबुक। और चाइना जो है, चाइना अगर यहाँ पर नोटबुक बनाता है तो उसको बेनिफिट होता है कंपेयर टू पेंसिल। तो यहाँ पर बताया गया जिस कंट्री को जिस चीज में बेनिफिट हो रहा है, जिसमें कॉस्ट कम आ रही है, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, राइट, और जिसमें कॉस्ट ज्यादा आ रही है, जिसमें बेनिफिट कम हो रहा है, उसको इंपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया क्या करेगी, पेंसिल की मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करेगी, और बाकी जो नोटबुक है उसको इंपोर्ट करेगी। तो ऐसे सेम चाइना क्या कर, चाइना एक्सपोर्ट करेगा, जस्ट अपोजिट कि नोटबुक का वो एक्सपोर्ट करेगा, और जो इसको इंपोर्ट करना है तो पेंसिल का वो इंपोर्ट करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जिस चीज में आपके पास बेनिफिट है आपको बनाने में, आपकी जो लेबर वगैरह एक्सपेंसेस का हमारा, उस चीज को आप एक्सपोर्ट करिए, बाकी आप इंपोर्ट करिए। देखते हैं फिर इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी दी है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ओरिजिनल डेविड रिकार्डो, इसको डेविड रिकार्डो ने दिया था, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उन्होंने अपनी जो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, उन्होंने इस बुक में दिया था 1817 में। तो इन्होंने एडम स्मिथ साहब को एक्सपोज किया, उन्होंने इसको एक्सपोज किया, राइट, द नेशन कैन स्टिल गेन फ्रॉम द ट्रेड इवन विदाउट इन एब्सोल्यूट एडवांटेज। इन्होंने बोला कि नेशन जो है वो गेन कर सकता है अगर उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, उस कंडीशन में भी वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है। इन्होंने दिया ए कंट्री हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग अ गुड if the company cost of producing that good in terms of other goods
इट इज लोअर इन दैट कंट्री कंपेयर टू द अनदर कंट्री। इन्होंने दो कमोडिटीज को लिया, दो कंट्री के बीच उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, दोनों ही कमोडिटी में एक ही कंट्री के पास एडवांटेज है, तो उन्होंने कंपेयर करा कि जिस कमोडिटी में ज्यादा एडवांटेज हो रहा है उसको आप इंपोर्ट उसको एक्सपोर्ट करिए, और जिसमें आपको कम हो रहा है उसको आप इंपोर्ट करिए, राइट। और जो उन्होंने नीचे है कंपैरेटिव एडवांटेज फोकसेस ऑन द रिलेटिव प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस। जो कंपैरेटिव एडवांटेज है जो रिलेटिविटी फोकस पर फोकस करता है, वेयर एज एब्सोल्यूट एडवांटेज लुक्स एट द एब्सोल्यूट प्रोडक्टिविटी। जबकि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो ओनली जो एब्सोल्यूट आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर फोकस करता है। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि इंडिया हैज एडवांटेज इन बोथ द कमोडिटीज। इंडिया लिया हमने और चाइना लिया, दो कमोडिटी ली, कमोडिटी वन स्पाइसेस है, सेकेंड है वो क्लॉथ है। इंडिया उसकी एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसको 100 रुपीज की खर्चा आता है, कॉस्ट आती है, और चाइना स्पाइसेस बनाती है तो उसको 200 रुपीज लगता है। और अगर जो अनदर कमोडिटी है क्लॉथ उसमें होती है तो उसमें 50 रुपीज इंडिया को लगता है, जबकि चाइना को वहां 400 रुपीज लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप खुद बताइए इस डायग्राम देखने के बाद कि किस कंट्री के पास किस कंट्री को किस चीज में ज्यादा बेनिफिट हो, उसको स्पाइसेस में बेनिफिट हो रहा है या क्लॉथ में बेनिफिट हो रहा है। पर आप डायग्राम देखोगे तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, तो कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज यहाँ पे नहीं, दोनों ही कमोडिटी में इंडिया को बेनिफिट हो रहा है। आप कंपेयर करो, स्पाइसेस में भी इंडिया कॉस्ट कम आ रही है, क्लॉथ में भी कम आ रही है, राइट। तो यहाँ पे ये बोला था जो एडम डेविड रिकार्डो थे, उन्होंने बोला कि आपके पास जिस चीज में ज्यादा बेनिफिट है उसको आप बनाइए, उसको आप एक्सपोर्ट करिए, और जिसमें कम बेनिफिट है उसको अनदर कंट्री से आप इंपोर्ट करिए। अब देखिए कि चाइना है, आप देते हैं स्पाइस एग्जांपल लेते हैं 100 to 200 यानी 1:2, क्लॉथ देते हैं 50 into 400 तो इसका 1:8 यानी बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर जो इंडिया अगर स्पाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करता है ठीक है उसको करना चाहिए, अगर चाइना जो है वो क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो क्लॉथ में चाइना को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसका देखो यहाँ 50 रुपीज पड़ रहा था इंडिया को, राइट। चाइना को यहाँ पे देखो आप पड़ रहा है 400 रुपीज। तो यहाँ पे बहुत, तो यहाँ पे ये डायग्राम देखने से पता लग रहा है कि इंडिया को बेसिकली एक्सपोर्ट करना चाहिए स्पाइसेस में, और बाकी जो चाइना है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए क्लॉथ में, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग वहां पर जा रही है, बाकी उनको इंपोर्ट करना चाहिए दूसरे के साथ। यानी जिस चीज में आपको ज्यादा, सिंपल से कंसेप्ट इसका दोस्तों यही है कंपैरेटिव थ्योरी का, कि जिस कमोडिटी में आपको बनाने में कम खर्चे आ रहे हैं, राइट, उस कमोडिटी को आप बनाइए कंपेयर टू अनदर कंट्री, राइट, उसको आप एक्सपोर्ट करिए, और जिसमें आपके खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, राइट, उसको आपको बेनिफिट कम हो रहा है उसको आप इंपोर्ट करिए अनदर कंट्री से। तो आप इंपोर्ट भी करते रहोगे और आप एक्सपोर्ट भी करते रहोगे, और दोनों कंट्री का एक रिलेशन भी रहेगा, तो जो ग्लोबल मार्केट है वो भी चलता रहे, क्योंकि किसी भी कंडीशन में या आप खाली एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस है, या खाली इंपोर्ट करो तो वो आपकी कंट्री के लिए बहुत डेंजरस है। तो दोनों ही होना चाहिए कि आप इंपोर्ट भी करिए एक्सपोर्ट भी करिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं एंडोमेंट थ्योरी, जो फोर्थ थ्योरी है, तो इसको दे एंडोमेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a nation will export the commodity whose production require intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factor, and import the commodity whose production require intensive use of nation's scarce and expensive forces। इस थ्योरी में बेसिकली ये बताया गया है कि जिस चीज में आपको ज्यादा बेनिफिट, जो चीज आपके पास अवेलेबिलिटी है, राइट, तो आप उस चीज को प्रोडक्ट बनाइए, उस चीज को आप एक्सपोर्ट करिए, और जिस चीज के पास आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज कम है, राइट, या आपके पास अपनी कंट्री को आप देखिए कि आपके पास चीजें क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट बनाइए, अदरवाइज आप इंपोर्ट करिए। तो इस थ्योरी को हम बहुत जो दिया है वो हेक्सर-ओलेन मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को जो प्रपोज किया था वो हेक्सर-ओलेन ने किया था, और इसको बोलते हैं फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, क्योंकि यहाँ फैक्टर का ही यूज होता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, thus a country with an abundance of cheap labor would export labor intensive product and import capital incentive goods and vice versa।
कि आप लेते हैं आप एग्जांपल कि इंडिया के पास चीफ लेबर है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया पर लेबर है, तो इंडिया को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अब यूएस है, यूएस को उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, राइट, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो उनको जो बनाना चाहिए वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो उस कंडीशन में इन्होंने यही बताया कि आपके पास जिस चीज़ की इंटेंसिव है, जिसके जिसके आपके पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी है, आप उस चीज़ को बनाइए, अदरवाइज आप इंपोर्ट करिए। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, तो इंडिया को हमेशा चीफ लेबर प्रोडक्ट बनाना चाहिए थे, जो चीफ लेबर वाले, और यूएस को जैसे आप देखते हो कि यूएस को हैवी मशीन्स बनाना चाहिए, राइट, वो इंडिया को उनसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया को जो टेक्सटाइल कंपनी जो हो गई, जो लेबर बेस्ड प्रोडक्ट है, उन चीज की उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया हो कि एंडोमेंट थ्योरी क्या कहती है, या हेक्सर ओलन मॉडल भी क्या कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि जो हेक्सर ओलन मॉडल है वो किसने दिया, या इसको फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी या एंडोमेंट थ्योरी किसे कहते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाइए कि किस चीज में आपके पास इंटेंसिव हो, किस चीज की आपके पास अवेलेबिलिटी है। आप इस डायग्राम से देखें जो हेक्सर ओलन थ्योरी है, कैपिटल अमेंडेंट कंट्री, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, लेबर अमेंडेंट कंट्री, लेबर इंटेंसिव गुड्स, यानी बताया है यहाँ पे कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स आप बनाओ अगर आपके पास कैपिटल प्रॉपर है, अगर आपके पास लेबर अमेंडेंट है, आपके पास लेबर पर्याप्त है, तो आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाओ। सिंपल से उन्होंने यही कंसेप्ट यहाँ बताया था हेक्सर ओलन साहब ने। पर इसको बाद में क्रिटिसाइज करा, इसको क्रिटिसाइज किसने करा, जो लिएंटॉफ पैराडॉक्स थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा इनका हेक्सर ओलन मॉडल को, कि हेक्सर ओलन मॉडल आप तो ये तो आपकी थ्योरी सही नहीं बैठती है। उन्होंने क्रिटिसाइज करा लेंटे पैराडॉक्स। उन्होंने क्या बोला कि लेंटे पैराडॉक्स इन इकोनॉमिक्स इज दैट द कंट्री विद द वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल पर वर्कर हैज अ लोअर कैपिटल लेबर रेशियो इन एक्सपोर्ट देन इन इम्पोर्ट। इन्होंने ये बोला कि आपने ये बोला था कि जो कंट्री के पास जिस चीज की अवेलेबिलिटी है, जो उसके बाद अमेंडेंट है, उसको वो एक्सपोर्ट करे। पर इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया यूएस का। यूएस तो एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, राइट, पर जो उसने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करा वो उसने लेबर उसमें करा है, तो आपका तो ये अपोज करता है, आपका फेल हो जाता है। आप नीचे देखिए, दिस इकोनोमेट्रिक्स फाइंड वाज द रिजल्ट ऑफ द प्रोफेसर लिएंटॉफ attempt to test the Heckscher-Ohlin theory empirically. In 1954, Lientoff found that the US the most capital abundant country, US जो है most capital abundant country है in the world by any criteria, exported labor intensive, जबकि वो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है वो जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसको वो एक्सपोर्ट कर रही है, और जो इंपोर्ट कर रही है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज को इंपोर्ट कर रही है, इन कंट्राडिक्शन विद हेक्सर-ओलन थ्योरी। तो जो हेक्सर-ओलन थ्योरी का कंट्राडिक्शन था उन्होंने इसको अपोज किया था। तो यहाँ पे जो हेक्सर-ओलन थ्योरी थी, जो एंडोमेंट थ्योरी थी, वो यहाँ फेल हो जाती है। बिल्कुल सही बात थी। तो लेंटॉफ ने इसे अपोज किया था। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि किस थ्योरी ने हेक्सर-ओलन मॉडल को या एंडोमेंट थ्योरी को उसे अपोज किया था। तो आपको पता होना चाहिए जो लेंटॉफ पैराडॉक्स थे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था यूएस का, और उन्होंने इसको अपोज किया था। तो आई होप आपको सारी थ्योरीज क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने 4 थ्योरी के बारे में बताया था आपको, पहला जो आपको था थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म, राइट, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, एंड द लास्ट वन इज एंडोमेंट थ्योरी या हेक्सर-ओलन थ्योरी, राइट। तो दोस्तों आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर अभी आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, राइट, और जो आप शेयर करते हैं तो उससे ही बहुत मोटिवेशन आता है आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। जो इसकी नेक्स्ट पार्ट 2 है वो आएगा, उसमें जो सेकंड थ्योरीज है जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद आई है, कि जो फर्म बेस्ड थ्योरी है उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो गाइज चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।